लोकसभा के चुनाव में जहां राष्ट्रीयता और उसके साथ साथ पुलवामा के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाना एक बड़ा मसला है, वहीं विकास भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री और सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आपके लिए चुनौती इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है क्योंकि सपा और बसपा का महागठबंधन है। क्या ये स्थिति आपके क्षेत्र में है? देखिए, ऐसा कि गठबंधन तो बना है, लेकिन गठबंधन में एक समस्या है, ना विचारधारा मिलती, ना विचार मिलते, ना आचार मिलता, ना व्यवहार मिलता। अब इन सब चीज़ों के साथ जो फासले हैं जी, वो ऊपर पैचअप हो गए हों। आपने बैंडेड लगा दिया ऊपर कि आप शांति रखिए, नीचे कौन करेगा? नीचे जहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे थे लोग जी, क्या वो भूल जाएंगे? ये एक अपने आप के अंदर समझने की आवश्यकता है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोचकर काम नहीं करता है कि गठबंधन है या और कोई बंधन है। वो ये सोचकर काम करता है कि मैंने जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में जो अच्छी बातें हैं वो बतानी है। जनरल साहब, आपकी पार्टी और खुद आपके तमाम कार्यकर्ता ये मानते हैं कि आपने पिछले 5 साल में खास करके अपने क्षेत्र में गाजियाबाद में विकास की कई नई योजनाओं को शुरू किया, उन्हें अमली जामा भी पहनाया। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि विकास एक तरफ, जातीय समीकरण दूसरी तरफ। जातीय समीकरण शायद आपके विरोधियों के पक्ष में ज़्यादा हावी है। क्या ये वास्तविकता है? देखिए, ऐसा है कि जब आप विकास की बात करते हैं, जब आप प्रगति की बात करते हैं, उसमें जातीय समीकरण नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जी, और मैं कहता हूं कि सबको आप उठा के देख लीजिए, निचोड़ के देख लीजिए, विश्लेषण कर कर देख लीजिए, सब के सब सर्वस्पर्शी, सबके सब समुदायों के लिए, वर्गों के लिए, जिसके लिए बनी। और किसी के अंदर जातिवाद और धर्मवाद का भेदभाव नहीं है। जब एक पार्टी सबके सामने इन चीज़ों को लेकर आती है तो जो आम नागरिक है वो इस चीज़ को समझता है। हम चाहे समझते हो चाहे ना समझते हो, हम सोचते हो कि ये जाति से वोट मिल जाएगी, लेकिन वो भी तो उसको तो पता है ना कि जाति के नाम पे उसको मिला क्या। जनरल साहब, फिर ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करते हैं, आप समाज को बांटते हैं, आप समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं? सेनाध्यक्ष के तौर पर इस तरह की बातें शायद कोई आपके सामने कर भी नहीं सकता था, लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर इस तरह के सवाल आपके सामने कई बार आते होंगे। देखिए, आम तौर पे होता क्या है कि जब आपके विरोध में जो लोग हैं या विपक्ष में जो लोग हैं या कुछ ना कुछ राजनीतिक फ़ायदा देखने वाले लोग हैं जी, वो ऐसी बातें ज़रूर करते हैं और बातों को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं जिससे वो ये दिखाएं कि इसमें जातिवाद है। मैं तो फौजी हूँ, फौज के अंदर ना तो जातिवाद है ना धर्मवाद है जी। जहाँ तक धर्म का सवाल है, हम एक ही टेंट के अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा वो रखते हैं। छोटा सा टेंट होता है, उसी में सब अपने अपने कोने के अंदर अपना अपना ध्यान रख लेते हैं जी। इसी तरीके से जाति का है। हमारे यहाँ यूनिट्स ज़्यादातर मिक्स्ड यूनिट्स हैं। मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ जी, पर मेरे रेजिमेंट के अंदर राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान भी हैं जी, बंगाली भी हैं। तो हमें अगर जाति के नाम पे चलने लगे तो फिर तो फौज नहीं चलेगी। और एक चीज़ मैं जो हमेशा कहता हूँ जी, जब सब कुछ तंत्र फेल हो जाते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोई और चीज़ हो, सेना को बुलाया जाता कि आप आके ठीक करिए। और सेना उसमें सफल क्यों होती है? क्योंकि वो दो चीज़ों को लेकर चलती है। पहली चीज़, देश सर्वोपरि है जी। दूसरी, हम जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते, हम एक होकर काम करते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए जातिवाद और धर्मवाद और दूसरी जो चीज़ें हैं ये बड़ी खोखली चीज़ें हैं। जनरल साहब, फिर उसी सेना पर आज सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आज क्यों पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो किया उसका प्रमाण दीजिए, आपने किया भी है या नहीं किया है, या दरअसल आप राजनीतिक आकाओं के सामने घुटने टेक चुके हैं? मैं ये कहूँगा कि एक पुरानी कहावत मुझे कई बार याद आती है, मुहावरा है जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे।
अब कुछ नहीं मिल रहा तो आप सेना पे सवाल उठा, और जो लोग सेना पे सवाल उठाते हैं जी, मुझे गुस्सा आता है। हर सैनिक को गुस्सा आता है। वो सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, वो सैनिक जो सियाचिन में -30-40 डिग्री के टेम्परेचर पर खड़ा है, जहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत है, वो सैनिक जो जंगलों के अंदर जोंकों वाले इलाके के अंदर घूम रहा है, आप उसको कहेंगे आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है? कब हुआ ऐसा भारत के इतिहास में? 1947 से लीजिए जी, क्या कभी किसी नेता ने सवाल उठाया है? और जो अब सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको निकृष्ट राजनीतिक सोच का मानता हूँ। बट आज क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली वाला मसला है, या दरअसल लोग इसको सरकार को बदनाम करने का एक जरिया बना चुके हैं? आप कुछ काम नहीं कर सकते, किसी और ने निर्णय लिया जी, काम हो गया, अब आप कैसे उसके ऊपर छींटाकशी करें कि जी सबूत लेकर आओ? जी, तो ये ऑपरेशन के अंदर सबूत नहीं लेकर आते। ऑपरेशन के अंदर जब हम जाते हैं, मैं अगर किसी को ऑपरेशन पर भेजता हूँ तो इस विश्वास के साथ भेजता हूँ या तो ऑपरेशन पूरा होगा या वो आदमी वापस नहीं आएगा। जी। अब जनरल साहब, इसमें आपका एक बयान आजकल बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें आपने कहा कि अगली बार जब भारतीय सेना कोई ऐसी निर्णायक काम करे तो हमारे विमान में इन विपक्ष के नेताओं को बांधकर हम ले जाएंगे और फिर उनको दिखाएंगे कि तुम गिन के आओ वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, जब लोग बाग हास्यास्पद बात करते हैं, जी, जब लोग बाग मजाक करते हैं, तो उसका जवाब मजाक में ही होना चाहिए। तो ये मजाक है या दरअसल कटाक्ष है? देखिए, वो कटाक्ष कर रहे हैं कि जी सबूत लेकर आओ, जी, कितने लोग मर गए, कितना क्या हो गया। अब आप उनको भी यही कह रहे हैं ना कि भाई अगर इतनी आपको दिक्कत है जी, तो जाकर देख लो। तो उसके लिए विमान में बांध के ले जाना एक आपको उचित रास्ता वो दिखता है? मजाक है, उनकी बात मुझे मजाक लगी क्योंकि उसमें युक्ति नहीं है। एक और आपका बयान था जहां आपने कहा कि भाई रात में मैं उठा और मुझे लगा कि कमरे में मच्छर है, मैंने हिट मार दिया, गिनने थोड़ी बैठूंगा कितने मच्छर मार दिए। बात वही है, अगर आप बार बार एक ही चीज़ के ऊपर अटक जाते हैं जी, तो समझाने के कई तरीके हैं, और एक मेरे ख्याल से व्यंग सबसे बढ़िया तरीका समझाने का। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजकल जनरल साहब को भी अपने अध्यक्ष का बचाव करना पड़ता है, क्योंकि जब अमित शाह जी ने कहा कि करीब 300-350 लोग मारे गए तो बचाव में सबसे पहले आप सामने आए और आपने कहा कि भाई आंकड़े छोड़िए, वो जो कह रहे हैं उसका सार समझिए। तो उनका आरोप सही है क्या? देखिए, ऐसा है, मैं किसी के बचाव में नहीं, मैं एक स्पष्ट बात करता हूँ। जी, और सेनाध्यक्ष होने के नाते 42 साल सेना में लगाने के बाद मुझे लगता है कि सही चीज़ों को बताना चाहिए लोगों को, नहीं तो लोग बाग गुमराह हो जाते हैं। जी, और सही चीज़ क्या है? कोई भी ऑपरेशन होता है, जब हम हमला करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी होगी। कंपनी का मतलब है 120, 130, 90, 50 जो भी नफरी है, जी, जो आपके पास इंटेलिजेंस है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि वहाँ पे इतने ही थे। अब जब आप उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जी, कुछ आपको मरे मिलते हैं, कुछ भागे मिलते हैं, कुछ दूसरे हैं। अब आप उनको काउंटिंग थोड़ा ना करते हैं वहाँ पर कि भाई मेरे को तो बॉडीज़ यहाँ पे सिर्फ 30 मिली है, तो इसका मतलब 30 ही लोग थे। तो ये आंकलन होता है, जी, और ये आंकलन ज़रूरी है बिल्कुल आपके ऑपरेशन के विश्लेषण के लिए। तो ये आंकलन है, और आंकलन किसके ऊपर आधारित था? एक टेक्निकल इंटेलिजेंस थे कि वहाँ पर 300 एक्टिव मोबाइल्स थे। जी, अब आंकलन कर लीजिए, 300 हैं, क्या 300 के पास थे या उससे ज़्यादा संख्या 250 के पास थे, जी, जिनके पास 2-2 थे, जी, या इससे ज़्यादा लोग थे? जी, तो एक आंकलन है, और उसके बेसिस के ऊपर अगर कोई कहता है कि 250 है, जी, वो आंकलन है। उसको आप इसमें मत ले जाइए कि वो एक लक्ष्मण रेखा बन गई है। जनरल साहब, आपने जब अपना पद छोड़ा था उस वक्त यूपीए की सरकार थी। उस यूपीए की सरकार में और मौजूदा विपक्ष में, जो कि कांग्रेस पार्टी की अगुवाई के साथ विपक्ष है, क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? क्योंकि ये सरकार वैसे ही उसमें बिहेव किया करती थी, इसकी मानसिकता वही थी जो आज दिखाई देती है विपक्ष के तौर पर? देखिए, जब विपक्ष कमज़ोर होता है जी, तो ज़्यादा हाथ पैर मारता है। अब इसे समझ लीजिए कि आज की स्थिति क्या है। आप बहुत कम बोलते हुए बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस पर विस्तृत बताइए। क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि आप इन लोगों के साथ पहले काम कर चुके हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ जगह पर, जहाँ पर देश की सुरक्षा आपके कंधों पर थी,
और उसके बाद भी आप इनकी मानसिकता बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या बदल गया मनमोहन सिंह की सरकार में और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में? बहुत कुछ बदल गया। एक आपको उदाहरण देता हूं मनमोहन सिंह जी की सरकार जी, और ये मैंने क्योंकि अपनी आत्मकथा में लिखा है इसलिए इसको बोल रहा हूं, दूसरी चीज़ें बोलना ठीक नहीं है जी। मैं म्यांमार गया था एक विजिट के ऊपर और वहाँ उनके एक जनरल साहब से मेरी मुलाकात हुई। जब हमारा बातचीत ख़त्म होगी तो चलते चलते उन्होंने कहा कि जनरल, इंडिया इज़ नाटो। तो मैंने कहा जी हम तो नाटो के मेंबर हैं ही नहीं, नाटो कैसे हो गए हम? जी। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा मेरा मतलब है नो एक्शन टॉक ओनली, ये उन्होंने कहा। अच्छा, वो मुझे बड़ी चुभी बात, जी, सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं हंस दिया लेकिन वो बात बहुत चुभी मुझे। उसके कुछ दिनों के बाद एक इवेंट था जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जी, और उनकी यात्रा म्यांमार में होनी थी कुछ दिनों के बाद। तो मुझसे पूछने लगे आपको क्या क्या वहाँ का आंकलन है, क्या है? बताते बताते मैंने उनको कहा जी वो हमको नाटो समझते हैं जी। और फिर मैंने उनको नाटो का पूरी परिभाषा बताई जी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? मैंने कहा जी 5 डोजर और 5 जेसीबी देने थे, 5 साल हो गए अभी तक नहीं गए। अगर आप फौज को बोल देते हम दूसरे दिन उसको दे देते। ये फाइनेंस के अंदर कहीं अटका हुआ है, कहाँ अटका हुआ है मुझे नहीं पता जी। पर छोटा सा सामान अगर हम नहीं दे पाए तो हमको यही बोला जाएगा। तो उनका वाक्य था, जनरल साहब ये प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्या देश की इज्जत पर, देश के नाम पर ऐसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता? मैं तो सोचता हूँ पड़ता है जी। अब आपका जो दूसरा इसका हिस्सा था जी कि अब क्या फ़र्क है? जी। जो व्यक्ति अध्यादेश को लाकर सबके सामने फाड़ दे वहाँ ऊपर करके जी, और उनके उस अध्यादेश के बारे में जो वहाँ पर इससे पहले उसकी बखान कर रहे थे, उसकी अच्छाइयाँ बता रहे थे जी, वो उसको देखकर कहे इन्होंने बहुत अच्छा किया और वो 180 डिग्री का पलटी मार जाए तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो डर लगता है। जनरल साहब, आज जो नेतृत्व हमारे देश में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि निर्णायक नेतृत्व है, क्या वाकई में आपको यकीन है कि हमने पिछले 5 साल में पाकिस्तान के संबंध में सही फैसले लिए? क्योंकि मोदी सरकार ने भी पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरीके से समझाया जाए, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर गए भी। क्या हमारी पाकिस्तान नीति वाकई में वही है जिसका हम दम भरते हैं? देखिए, 2 चीज़ आपको बताता हूँ जी। आपको मैं 2014 में ले जाता हूँ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर। जी। पड़ोसी देशों को बुलाया गया, नवाज शरीफ जी भी आए, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत इन सब नेताओं से हुई। पाकिस्तान के मामले में दोनों नेताओं की जब बातचीत हुई, नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक चीज़ कही कि देखिए, हम बातचीत करने के लिए आपके साथ बैठने को हमेशा तैयार हैं। जी। जिस मुद्दे पे बातचीत करनी है करिए, लेकिन गोली और बम के धमाकों के बीच हम बात नहीं कर सकते। आतंकवाद की लड़ाई के बीच जो आपका परोक्ष युद्ध है, हम बात नहीं कर सकते। इसको आप ठीक कर लीजिए, बातचीत करेंगे। जी। उन्होंने ठीक नहीं किया, हमने बातचीत नहीं की। निर्णायकता है। अब मैं आपको इस साल के अंदर ले आता हूँ जी। 5 साल का आपको अंतर बता रहा हूँ। 1971 के बाद एक निर्णायकता की मिसाल आती है, एक निर्णायक फैसला आता है जी। कि आतंकवाद की लड़ाई में भारत सीमाओं में नहीं बंधा रहेगा। ये निर्णायकता है और इसको अगर आप सरकार के तौर पर देखें जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये निर्णायक सरकार है। जनरल साहब, जब आप सेना अध्यक्ष थे उस वक्त भी आपके हाथ क्या बंधे हुए थे? और आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने सेना का हाथ खोल दिया है, तो क्या वाकई में आज सेना का हाथ खोल दिया गया है?
देखिए, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों के बारे में जो अंदर है उनको मैं कह नहीं सकता जी। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। हाथ बंधे का क्या मतलब होता है? सेना अपने नियमों में, अपने कार्रवाई में, अपने तरीके से बहुत काम करती है जी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिस्क पर करती है। मैं कुछ काम करता हूँ, काम गलत हो गया, आपका सब कुछ खत्म, चौपट। जब सरकार का हाथ आपके कंधे पर होता है और सरकार कहती है फिक्र मत करो, अगर गलती होगी तो हम संभाल लेंगे जी, तो उसको हाथ खोलना कहते हैं। जनरल साहब, मैं दाद देता हूँ, बिना बहुत कुछ कम कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। मीडिया से आपका संबंध कुछ अलग तरीके का रहा है। जब आप सेनाध्यक्ष थे उस वक्त भी एक बड़ी खबर छपी थी एक बड़े अखबार में। उसके बाद से मीडिया के और आपके संबंध कुछ अलग तरीके के रहे हैं। कुछ खास ये रहा है आप दोनों के बीच में, ये प्रेम वार्तालाप की बातें, खास करके मीडिया के कुछ तथाकथित पत्रकारों और आपके बीच में? मीडिया का एक हिस्सा ऐसा है, सब नहीं जी, एक हिस्सा ऐसा है जो ये सोचता है कि उनके पास पेन है, उनके पास पेपर है, उनके पास प्रिंटर है, उनके पास इंक है, जी, उनको संरक्षण है, जो मर्जी आए लिख दो। और ऐसे लोग आप देखेंगे कहीं ना कहीं जी, उनको प्रभाव मिलता है जिस तरह की वो नेटवर्किंग करते हैं। तो ये जो खबर थी जी, उसका एक नतीजा था कि किस तरीके से, गलत तरीके से, और इसमें मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि जी। कुछ और लोगों का इसमें समर्थन था। जी, बात वहीं पे ख़त्म हो गई, उसको डिनाई भी किया गया। जी, लेकिन अब जब संडे गार्जियन ने उसको दोबारा निकाला तब ये दोबारा निकल कर आई। आपका जो वो कमेंट था प्रेस्टिट्यूट, मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ। आज भी राजनीति में 5 साल सक्रिय तौर पर रहने के बाद, एक मंत्री ओहदे पर रहने के बाद, आपको आज भी लगता है कि पत्रकार में प्रेस्टिट्यूट की एक बहुत बड़ी जमात है? देखिए, कई इस शब्दावली में जी, कई शब्द प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित शब्द था बिकाऊ मीडिया। अच्छा शब्द नहीं है। उसके बाद शब्द उसके साथ कुछ लोग इस्तेमाल करते थे बाजारू मीडिया, वो तो और भी भयंकर है। फिर अडवाणी जी का दिया हुआ शब्द है सुपारी मीडिया, और खतरनाक है। जी, और इन सब के अंदर प्रेस्टिट्यूट शब्द तो बहुत छोटा सा है। जनरल साहब, एक अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, और मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल उस पर भी हम आपसे पूछें। अभी आपने बयान देखा होगा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और वो धारा 370 का हवाला देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल ही इस बात का खंडन किया और कहा कि देश में 2 प्रधानमंत्री जब तक वो हैं नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार अलगाववाद की भाषा ही नहीं बोल रहे बल्कि एक पूरी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, क्या हम जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़े से अनिश्चित हो चुके हैं? क्या हमारी नीति स्पष्ट नहीं है? एक धारणा बन गई है, चाहे वो अपने आप को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलते हो या कुछ और नाम देते हो अपने आप को, कि जब तक आप कुछ अलगाववादी भाषा नहीं बोलेंगे आपको वोट नहीं मिलेगा। मामला सिर्फ इतना है। जी, तो आज अगर उमर अब्दुल्ला ये बोल रहे हैं कि हाँ जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो वो एक लॉबी के लिए बोल रहे हैं, वो वोट के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी, शायद कुछ और भाषा बोलेंगे। तो ये एक विडंबना है। तो ऐसे में कश्मीर को लेकर खास करके जो बड़ा सवाल है, पुलवामा जैसे हादसे को हम कैसे रोक सकते हैं, एक, और दूसरा, इन राजनीतिक दलों का क्या किया जाए? अंततः कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर में हम परोक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। आतंकवाद एक ऐसा मसला है, दुनिया के बहुत से देशों में है। जी, आतंकवादी 365 में से एक दिन ढूंढता है। जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे सैन्य बल है, बाकी जितनी भी लोग हैं जी, जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, और आम नागरिक 365 दिन 24 घंटे में एक दिन तो कमज़ोर पड़ेगा। बिल्कुल। एक दिन तो कुछ उसका काम ऐसा होगा जिसमें शायद उस आतंकवादी को मौका मिल जाए। आतंकवादी उस मौके का फ़ायदा उठा। अब जिस तरीके से
एक निर्णायकता दिखाई है भारत ने, मुझे लगता है कि उसका बहुत सकारात्मक असर होगा। लेकिन क्या इमरान खान सुधरेंगे? क्या पाकिस्तान की फौज कभी सुधर सकती है? आप तो बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की फौज। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं जी कि सब देशों के पास सेनाएं होती हैं, पाकिस्तानी सेना के पास देश है। इमरान खान साहब के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितना नहीं है, मुझे नहीं पता जी। लेकिन एक चीज़ को मानकर चलिए, सेना का अस्तित्व, अगर ये समस्या हल हो जाती है जी दोनों देश के बीच में वैमनस्य कम हो जाता है, तो पाकिस्तानी सेना का अस्तित्व खत्म है। जी। तो जो बड़े बड़े बंगले उनको मिलते हैं, जो कोर कमांडर, करोड़ कमांडर बोला जाता है, जी वो खत्म हो जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जो चीज़ की जाती हैं, जी उसके सारी की सारी उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल मैं जानता हूं सवाल बड़े हैं लेकिन आपका इस वक्त कम है। चौकीदार चोर, ये नारा राहुल गांधी ने न सिर्फ बुलंद किया, अपनी हर चुनावी सभा में कहते हैं। राहुल गांधी जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या प्रधानमंत्री जी पर इस तरह का आक्षेप करना अपने आप में जायज़ है? मैं तो कहूँगा ना समझें, छोड़ दीजिए। इतने में कैसे छोड़ दें? थोड़ा तो इसके बारे में कुछ कहिए। उनकी क्या टिप्पणी होती है, क्या वो बोलते हैं किस समय पर, जी। क्या उनके एक्शन होते हैं, क्या उनके सलाहकार उनको सिखाते हैं, ये तो वही जान सकते हैं, मेरी समझ से परे। तो राहुल गांधी जी की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आपने जीवन देखा है और जो आदमी सेना अध्यक्ष रह चुका है उसके आगे ये सब बिल्कुल बचपना। तो उन्हें राजनीति में वो क्या करेंगे फिर? देश को चलाने का शायद मौका मिल सकता है उनको। ये तो देश ने सोचना है वो क्या करेंगे। जनरल साहब, हमारी शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए।